हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए जो राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं। आज उनके लिए इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके लॉन्ग आंसर में प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, उसमें आपको मैंने ये प्रश्न अपडेट कराया था, तो मैंने कहा था कि आपको अलग से वीडियो दूंगा, वो आज मैं आपके इस प्रश्न के वीडियो में अपडेट करा दिया है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक और अच्छे से आप लोग ज़रूर देखते रहिए वीडियो को। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएँ हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हम आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाले हैं, जिससे कि आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही आपके लिखावट में भी सुधार होगा। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न अगर आप लिखेंगे अपने पेपर में और अच्छे से राइटिंग करेंगे तो आपको नंबर कोई नहीं काट सकता। और जो हमारे छात्र छात्राएँ ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको यहाँ से प्रश्न उठेगा और यहीं से आपको प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जो प्रश्न बनता है वही आपका यहीं से सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और लास्ट तक, क्योंकि आप जब आप सारांश पढ़ते हैं सारांश से ही आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में किस तरीके के प्रश्न हैं, आइए एक बार फिर से रुख करते हैं प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न का है बहुदलीय, द्विदलीय तथा एक दलीय प्रणालियों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। अब पहले समझेंगे कि आप बहुदलीय क्या है, फिर आप समझेंगे द्विदलीय क्या है और एक दलीय, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगर आप का प्रश्न बनता है कि बहुदलीय में आप बहुदलीय के बारे में बताएं तो बहुदलीय को आपको यहाँ पे प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो अगर द्विदलीय पूछता है तो द्विदलीय भी समझ में आएगा और एक दलीय पूछेगा तो एक दलीय भी समझ में आएगा। तो जिस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से आप करिए और अच्छे से आप समझ लीजिए। पहले प्रश्न में आपका आंसर दिया है कि आज प्रजातंत्र का युग है। आज प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र की सफलता में राजनीतिक दलों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में दलीय सरकारें होती हैं और राजनीतिक दलों के रहने से शासन का चक्र गतिशील बना रहता है। राजनीतिक दल वे प्रेरक शक्ति हैं जो प्रशासन तंत्र का सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। और राजनीतिक दल आज शासन के अभिन्न अंग बन गए हैं। विभिन्न देशों में जिस प्रकार का दलीय व्यवस्था कार्य कर रही है उसे हम 3 वर्गों में विभाजित कर किया जाता है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र आज इस समय क्या है, प्रजातंत्र के रूप में है, और जो प्रजातंत्र में सरकारें बनी हैं वो हमारी प्रजातंत्र के अंतर्गत होती हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं हमारे, वो प्रजातंत्र की सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं और सहायक होते हैं। और इसके जो राजनीतिक दल के जो शासन कार्य हैं वो भिन्न भिन्न अंगों में काम कर रही हैं। जैसे राजनीतिक दल की बात करें तो अदर स्टेट की बात करें तो मान लीजिए कि अलग अलग स्टेटों की राज्यों की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों की अलग अलग अपनी पार्टी है, जिसे हम कहते हैं राजनीति दल। और अगर बात करें तो केंद्र की ओर रुख करें तो केंद्र में केवल अभी तक 2 ही पार्टी आई है, जिसे आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बीजेपी और कांग्रेस। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ही बढ़िया बात बताई है मैंने यहाँ पे आपको कि राजनीतिक दल दिए हैं। तो राजनीतिक दल में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपका देखेंगे यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे आप लोग बहुदलीय प्रणाली। अब जिन देशों में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में 2 से अधिक, मान लीजिए 2 हैं, उसके बाद में फिर 2 और आ जाएं, तो वह दल क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली। जैसे स्टेट की बात करें तो हम, जैसे मान लीजिए मान लीजिए भारत में दो बहुदलीय प्रणाली है, 2 और आ जाए तो उसे हम बहुदलीय प्रणाली कहेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आइए हम बात करते हैं उसे। बहुदलीय भारत, फ्रांस, इटली, कनाडा, श्रीलंका और हालैंड को इसी श्रेणी में रखा जाता है। भारत, फ्रांस, इटली,
कनाडा, श्रीलंका और हॉलैंड को इसी श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा बहुदलीय प्रणाली कि इसमें मुख्य रूप से तो आपके दो मैंने आपको बता ही दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी। उसके बाद में फिर आप लोग देखते हैं जब चुनाव होता है तो उसमें आता है अदर, उसमें आपको अदर मिलता है। उसके बाद में फिर आपको दलीय वाले मिलते हैं, दल वाले। तो इस तरीके से आपको अलग अलग राजनीतिक दल आपको पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। फिर आपको आगे मिलता है कि बहुदलीय प्रणाली में दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। प्रथम आपका होता है कि कुछ राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं लेकिन शासन की शक्ति एक ही दल में ही होती है। इम्पोर्टेंट है ये तथ्य आपका प्रश्न पूछा था। जिसका ऑप्शनल प्रश्न होता है उनके लिए प्रश्न बनता है कि किस राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दल कब होते हैं? जब वह दो राज्यों से अधिक राजनीतिक दल होते हैं लेकिन उनकी शक्ति एक ही दल में होती है, यह एक ही दल का प्रभाव होता है। अब आपका प्रश्न बनता है कि बहुदलीय प्रणाली भारत कौन से दल में आपके आते हैं? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या त्रिदलीय? इस तरीके से प्रश्न आ गया। तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुदलीय श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न आपका आता है। फिर आपका फ्रांस का बन गया, मान लीजिए इटली का बन गया, कनाडा का बन गया, श्रीलंका का हो गया, हॉलैंड, कोई भी प्रश्न आता है आपको तो इसी तरीके से आता है। तो आप लोग पॉइंट देखिए, इसमें आप पॉइंट को पकड़िए और अच्छे से आप लोग देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद में फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि सर 1970 तक भारत में कई दल थे लेकिन प्रभावशाली दल केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो इसमें तो कई दल थे लेकिन जो प्रभावशाली पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। अब आपका यहाँ पे भी ऑप्शनल वाले के लिए बढ़िया प्रश्न है कि 1970 में कौन सी पार्टी सबसे प्रभावी दल थी? कौन सी पार्टी सबसे प्रभावी दल थे? कांग्रेस पार्टी, आप मान लीजिए बीजेपी हो गई, फिर अन्य दल हो गया, उसके बाद में फिर और कोई एक ले लो, मान लीजिए आम आदमी पार्टी हो गई। इस तरीके से आपको प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आपको सीधा क्या लिखेंगे? केवल कांग्रेस पार्टी ही थी 1977 में। 1977 में भारत में कौन सी पार्टी सबसे प्रभावशाली दल थी? तो आंसर आपका यही हो जाएगा। दूसरा है, अधिकांश देशों में दो से अधिक दल होते हैं लेकिन शासन में किसी भी दल का एकाधिकार नहीं होता है। यहाँ पे समझिए आप लोग कि दूसरा पॉइंट, जो प्रथम पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका कि दूसरा है कि अधिकांश देशों में दो से अधिक दल होते हैं। जो अधिकांश देश होते हैं उसमें दो से अधिक दल होते हैं लेकिन जो शासन में किसी भी दल का एकाधिकार नहीं होता है। शासन का जो होता है वो किसी भी अधिकार का दल नहीं होता है। बहुदलीय व्यवस्था के होने से एक दल की स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अस्थायी सरकारें होती हैं। बहुदलीय प्रणाली के निम्न गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है कि मतदाताओं की अधिक स्वतंत्रता होती है। मतदाताओं को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि जैसे अगर आप मतदान कर रहे हैं तो आपको कोई बाध्य नहीं है कि आप बीजेपी को ही वोट दें या कांग्रेस को ही वोट दें। आप कोई भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को कभी भी आप वहाँ पे आके मतदान कर सकते हैं। ऐसा कोई भी पार्टी आपको जबरन मतदान नहीं करा सकती है। तो इस तरीके से आपका था। फिर आपका था दूसरा, इसमें आपको होता है कि निरंकुशता का अभाव दिखाई देता है। इसमें दूसरा आता है निरंकुशता का अभाव दिखाई देता है। तीसरा, विधायिका में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। चौथा, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंटने से रुक जाता है। अब यहाँ भी आपके जो ऑप्शनल वाले प्रश्न होते हैं इनमें भी आपको 4 गुण मिलते हैं। मान लीजिए आपका कि बहुदलीय प्रणाली के इनमें से कौन सा सही है? बहुदलीय प्रणाली में कौन सा गुण सही है? तो इसमें से आपका 4 गुण में से 2 गुण, 1 गुण दे दिया, 2 गुण दे दिया, तो इसमें से 2 प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई 2।
तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन जाएंगे। फिर आपका आता है बहुदलीय प्रणाली के दोष। बहुदलीय प्रणाली से निम्न कमियां दिखाई देती हैं। कौन कौन सी कमियां आती हैं? अब यहाँ पे भी आपको प्रश्न आता है कि बहुदलीय प्रणाली के मुख्य रूप से दोष कौन से हैं। पहला था शासन में अस्थिरता। आपको प्रश्न में बता रहा हूँ कि बहुदलीय प्रणाली के मुख्य रूप से कौन से दोष हैं। आपका आ गया पहला प्रश्न। इसमें से आपका है कि विधायिका के सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। शासन में अस्थिरता होती है। निरंकुशता का अभाव दिखाई देता है। फिर राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंटने में से रुक जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे शासन में अस्थिरता होती है। तो ये आपके ऑप्शनल वालों के लिए होता है। तो यहीं से प्रश्न उठता है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास किया जाता है यहाँ से आपको। अब आपको दोष में पहला आता है शासन में अस्थिरता हो जाती है। दूसरा, प्रभावशाली विपक्ष का अभाव होता है। तीसरा, कार्यपालिका की निर्बल स्थिति होती है। चौथा, सरकार की जो कार्यकुशलता है वो उसमें कमी आ जाती है। पांचवा, दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं होता है। फिर आपका आता है द्विदलीय प्रणाली। आपको यहाँ पे गुण दोष सब बता दिया है। अब आपका आता है द्विदलीय प्रणाली। जिन देशों में मुख्य रूप से दो ही दलों का प्रभाव होता है उसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो द्विदलीय प्रणाली होता है, उसमें आपका क्या आता है। अब आपका प्रश्न यहाँ भी उठता है कि मुख्य रूप से कौन से देशों को द्विदलीय प्रणाली में रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, उसके अंदर फिर आपका आता है श्रीलंका, हॉलैंड। इस तरीके से आपके ऑप्शनल आ गया। तो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका लिखेंगे या न्यूजीलैंड या ब्रिटेन, इसमें से अगर कोई तीन आता है तो अगर तीनों है तो ये उपयुक्त सभी आ गए। अगर इसमें से कोई नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं आ गया। तो प्रश्न आपका यही होता है। उसके बाद फिर आपका आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में से दो ही दलों का प्रभाव है। इसमें शासन की शक्ति इन्हीं दोनों दलों में भ्रमण करती रहती हैं। इसमें एक दल शासन में होता है और दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो द्विदलीय व्यवस्था में विपक्ष शक्तिशाली होता है, वह सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण लगाता है। द्विदलीय प्रणाली के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला आपका आता है द्विदलीय प्रणाली में कि देश की राजनीतिक व्यवस्था पर दो प्रमुख राजनीतिक दलों का वर्चस्व होता है। इसमें दो राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें जो प्रमुख राजनीतिक दलों का होता है, दो प्रमुख राजनीतिक उसमें वर्चस्व दिखाई देता है। दूसरा, दलों का गठन विचारधारा के आधार पर होता है। तीसरा, दलों में अनुशासन होता है। चौथा, दलों के कार्य संचालन रूप में नेतृत्व की अहम भूमिका है। जो दलों का कार्य संचालन होता है उसमें नेतृत्व की अहम भूमिका है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे आप जाएंगे, जो इसके दल होते हैं तो वहाँ पे आप भ्रष्टाचार करेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे, करप्शन करेंगे, कैसे भी हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। पाँचवा नंबर, इसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक सरकार का गठन करता है। तो ये आपके प्रमुख लक्षण थे। दूसरा, इसमें गुण कौन कौन से दिखाई देते हैं आपको? पहला, सरकार अस्थायी होती है, पहली चीज़ है। दूसरा, विपक्ष संगठित होता है। तीसरा, शासन में निरंतरता देखने को मिलती है। जो शासन होता है उसमें निरंतरता देखने को मिलती है, उसमें आपको बदलाव नहीं नज़र आएंगे। उसके बाद फिर चौथा नंबर आता है कि सरकार को स्पष्ट उत्तरदायी होता है। पांचवा, मंत्रिमंडल के निर्माण का कार्य सरल होता है। छठा नंबर, चुनाव प्रचार में पारदर्शिता बरतनी पड़ती है। अगर चुनाव प्रचार में करना है तो आपको पारदर्शिता का मतलब होता है उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर आता है द्विदलीय प्रणाली की कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी कमी है? इसमें आपको सबसे बड़ी कमी है कि नागरिक एवं संपूर्ण राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इस राज्य में क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं और संपूर्ण राष्ट्र के जो दो भागों में विभाजित, जैसे मान लीजिए मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो अगर आप स्टेट वाइज बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं, तो स्टेट में आपको मिलता है आपको एसपी समाजवादी पार्टी। उसके बाद फिर आपको मिल जाते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फिर आपको मिलते हैं बीएसपी मिल जाती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी।
तो इस तरीके से आपको अलग अलग मिलते हैं। तो इसमें आपको यहाँ से आपको अलग अलग पार्टी के अलग अलग आप नागरिक आपको उसमें मिलते रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि सरकार अस्थायी होने के कारण निरंकुश रूप धारण कर लेती है। तीसरा नंबर, बहुमत का दुरुपयोग होता है। चौथा, मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के लिए विकल्पों की कमी होती है। तो ये आपको द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है एक दलीय प्रणाली। फिर एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं? जिन राज्यों में एक ही दल होता है उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। इसमें संविधान द्वारा अन्य दलों के गठन पर या तो प्रतिबंध होता है या एक ही दल की प्रमुखता होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक दलीय प्रणाली का उदय हुआ। साम्यवादी देशों में प्रायः एक ही दलीय प्रणाली विकसित हुई, जैसे आपका चीन हो गया और क्यूबा में अभी भी एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय शासन प्रणाली में राज्य में कोई अन्य दल नहीं हो पाते हैं। जैसे एक दलीय प्रणाली जहाँ से है, एक दलीय शासन प्रणाली, उसमें कोई अन्य दल नहीं आते हैं। यही दल शासन में होता है, यद्यपि ये लोग जनता में से अपने सदस्य चुनते हैं। एक दलीय प्रणाली से निम्न लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण? इस दल की देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्ण वर्चस्व होता है। सत्तारूढ़ के अतिरिक्त अन्य दलों की भूमिका नगण्य होती है। इस व्यवस्था में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। चौथा, इस व्यवस्था में सभी स्तरों पर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक दलीय प्रणाली में कुछ दोष दिखाई देते हैं, जैसे पहला था अधिनायक तंत्र एवं एकाधिकार का प्रोत्साहन मिलना। दूसरा, जनहित के लाभों की उपेक्षा होती है। तीसरा, सैनिक षड्यंत्रों की संभावना अधिक होती है। तो ये आपके हो जाते हैं प्रोत्साहन, मतलब कि दोष इसके होते हैं। एक दलीय प्रणाली के जो दोष हैं वो मुख्य रूप से ये हैं। फिर चौथा, शासन पर नौकरशाही की अधिक होती है। शासन में नौकरशाही का अधिक होता है। पांचवा, कि नागरिकों के व्यक्तित्व में ह्रास होता है। फिर प्रजातंत्र की सफलता दल प्रणाली पर आधारित होता है। जो प्रजातंत्र की सफलता है वो क्या होती है? दल प्रणाली पर आधारित होती है। अधिकांश राजनीतिक विचारक द्विदलीय व्यवस्था का पक्ष लेते हैं। एक दलीय प्रणाली से दल का अधिनायक होता है, जबकि बहुदलीय प्रणाली सरकार की अस्थिरता को जन्म देते हैं। सत्य तो यह है कि दलों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना शासन का सुचारू रूप से चलाने की गति होती है। इसलिए द्विदलीय प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए द्विदलीय प्रणाली है उसे मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ माना गया, सबसे अच्छा माना गया है। जैसे जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ब्रिटेन हो गए। तो ये आपके द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन हो गया और इंग्लैंड हो, ये आपके द्विदलीय के अंतर्गत है और ये सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी माना गया है। तो इसमें आपका प्रश्न भी उठ जाएगा, ये आप टॉपिक बन गया ये वाले प्रश्न में। इसमें आप लोग देखिएगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा कि द्विदलीय प्रणाली कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली में है, एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय। तो आपको आंसर तभी पता होगा जब इसको आप पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े रहिए। और आपको अगर कोई भी कहीं भी डाउट आ रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। इसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।